उन्होंने कहा कि 5000 खच्चर और खच्चरों के हैंडलर सब बह गए हैं। 29 दिन के बाद अधिकारी लगे, 40 दिन के बाद उनको आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया और 30 दिन तक शव नहीं निकाले गए। 30 दिन के बाद शव निकाले गए और उन शवों की जो दुर्गति हुई मैं वर्णन नहीं कर सकती। लुटेरों की वहां बनाई और लुटेरों ने शवों की उंगलियां काट करके अंगूठियां निकाल दी। नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसी हकीकत सुनने को मिलेगी जिसे हर कोई नहीं जानता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, तारीख थी 16 जून 2013 जब उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने से भयानक जल प्रलय हुई थी। इस भयानक आपदा में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उत्तराखंड में ऐसा डिजास्टर पहले कभी नहीं हुआ था। उस मंजर को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। कुदरत के सामने बेबस इंसान की लाचारी नजर आती है। वो दिन जब कुपित प्रकृति का प्रलयकारी गुस्सा फूटा था। अमानवीय लुटेरों ने शरीर के अंग काटकर, लोगों के गहने निकालकर जिंदगी की भीख मांगते मुसाफिरों व मुर्दों को भी लूटा था। उस भयानक आपदा के समय केंद्र में बैठी यूपीए की सरकार और राज्य में सत्तासीन कांग्रेस सरकार आखिर क्या कर रही थी? पुलिस ने क्या कुछ किया था? सेना ने किस तरह से विषम परिस्थितियों और सुविधाओं के अभाव के चलते खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जान फूंकी थी? प्रकृति की इस विनाश लीला ने समूचे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इतनी बड़ी आपदा के बाद हर तरफ भय का माहौल था, चर्चाओं का दौर था। उस समय देश के सर्वोच्च सदन में इस महा आपदा पर क्या कुछ चर्चा हो रही थी और विपक्ष ने क्या कुछ सुझाव दिया था। जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष की नेत्री व मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से तत्कालिक सांसद सुषमा स्वराज जी ने उत्तराखंड आपदा पर अपनी बात रखते हुए वास्तविक स्थिति बयां की, साथ ही जिस प्रकार से सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए वो ऐतिहासिक था। उनकी एक एक बात ने पूरे सदन को सोचने पर मजबूर कर दिया था। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जैसी स्पष्ट वक्ता के अद्भुत वक्तव्य को अवश्य सुनना चाहिए। वह आज हमारे बीच नहीं है, किंतु उनकी वाणी आज भी अमर है। उत्तराखंड के प्रति उनके प्रेम के लिए हम उत्तराखंडी सदैव उनके आभारी रहेंगे। 1 मिनट की हाईलाइट के बाद विस्तार से सुनिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का ऐतिहासिक भाषण। राजनीति में ऐसी नेत्री का होना दुर्लभ है। उसने कहा केदार घाटी पूरी की पूरी बह गई है, सारे होटल, सारी धर्मशालाएं, सारी दुकानें बह गई हैं। उन्होंने कहा कि 5000 खच्चर और खच्चरों के हैंडलर सब बह गए हैं, लेकिन अभी कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ। 18 तारीख को पहला हेलीकॉप्टर सेना का उड़ा था, लेकिन 19 तारीख को आपने विधिवत बचाव कार्य शुरू किया, जबकि घटना 16 तारीख सुबह 7 बजे की थी। 29 दिन के बाद अधिकारी लगे, 40 दिन के बाद उनको आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया और 30 दिन तक शव नहीं निकाले गए। 30 दिन के बाद शव निकाले गए और उन शवों की जो दुर्गति हुई मैं वर्णन नहीं कर सकती। कलेजा मुंह को आता है। लोगों ने यहां से ट्रक के ट्रक भर के भेजे, लेकिन हेलीपैड पर सामग्री पड़ी रही, लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकी। लुटेरों की वहां बनाई और लुटेरों ने शवों की उंगलियां काट करके अंगूठियां निकाल दी। मृतक देहों के गहने उतार लिए। वो पुलिस वाले जिनको इलाके में होना चाहिए था, लोगों की रक्षा करने के लिए, उन लुटेरों से उन शवों को बचाने के लिए, वो वहां उनको सलामी ठोक रहे थे। जब दाह संस्कार किया गया तो अधजले शव पड़े रह गए। जिस समय लुटेरे वहां ये कर रहे थे, उस समय पे गृह मंत्री जी, आपके जनाब सीएम साहब, सेना कहती थी हमारे पास कोई राज्य सरकार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है, हमें तो जगहें भी नहीं पता कि हमको जाना कहां है। हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। उस दिन हमको लगा कि शायद अब कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, लोग डर जाएंगे। सभापति जी, ये अनहोनी घटना नहीं है जो ऐसे ही घट गई, ये ऐसी घटना है जो रोकी जा सकती थी। सभापति जी, बहुत पीड़ा के साथ मैं आज उत्तराखंड त्रासदी पर बोलने के लिए खड़ी हुई। अगर हम ये चर्चा किए बिना उठ जाते
सत्र समाप्त हो जाता तो मेरे मन में भी एक पछतावा रहता और उन पीड़ितों को भी लगता कि हमारी पीड़ा का बखान किसी ने नहीं किया। 16 तारीख की सुबह ये आपदा आई, 18 तारीख की रात तक ना राज्य सरकार को इसकी गंभीरता का पता था, ना केंद्र सरकार को इसकी गंभीरता का पता था, ना मीडिया को इसकी गंभीरता का पता था, ना देश को इसकी गंभीरता का पता था। सभापति जी, 18 तारीख की रात को उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी ये केदार घाटी पूरी की पूरी बह गई है। मैंने कहा क्या? उसने कहा केदार घाटी पूरी की पूरी बह गई है, सारे होटल, सारी धर्मशालाएं, सारी दुकानें बह गई हैं। उन्होंने कहा कि 5000 खच्चर और खच्चरों के हैंडलर सब बह गए हैं, लेकिन अभी कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो मैंने कहा तुम फोन रखो, मैं अभी गृह मंत्री जी से बात करती हूँ। शिंदे जी बैठे हैं यहाँ। मैंने उनका फोन बंद किया और शिंदे जी को फोन लगाया और मैंने कहा कि उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे ये बात बताई है। तो शिंदे जी ने कहा कि नहीं, मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री दोनों के संपर्क में हूं, इतना ज्यादा भीषण कुछ नहीं है, 10-12 लोगों की मौत हुई है और मैंने अभी सेना के आज 12 हेलीकॉप्टर मंगा लिए हैं, 12 कल मंगा लूंगा। यही कहा था ना शिंदे जी, आप हूबहू जो बात आपने कही थी वर्बेटिम शब्द से मैंने यहाँ रखी है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई है, मामला इससे कहीं बड़ा है और केवल 12 हेलीकॉप्टरों से काम नहीं चलेगा, ये सैकड़ों हेलीकॉप्टर का काम है। आप सेना को बुलाइए, केवल सेना के हेलीकॉप्टर नहीं। इन्होंने कहा मैं कुछ करता हूं। मैंने उसी समय ट्वीट किया SOS फ्रॉम उत्तराखंड और उसमें ये सारी बातें लिखी कि हजारों लोग मर गए हैं। मेरी अभी गृह मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो इस बारे में पूरा काम करेंगे। मुझे अगले दिन लंदन जाना था, 2 बजे की मेरी फ्लाइट बुक थी एयर इंडिया से। सबसे पहले मैंने वो फ्लाइट रद्द की, अपनी यात्रा रद्द की। मैंने अजय भट्ट को फोन किया और कहा कि मेरी शिंदे जी से बात हो गई है और कल से कुछ शुरू होगा। और मैं कहना चाहती हूं कि रक्षा मंत्री जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, 18 तारीख को पहला हेलीकॉप्टर सेना का उड़ा था, लेकिन 19 तारीख को आपने विधिवत बचाव कार्य शुरू किया, जबकि घटना 16 तारीख सुबह 7 बजे की थी। अगर इमीडिएटली का मतलब 7 घंटे से ज्यादा होता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। इमीडिएटली की हिंदी है तत्काल, तुरंत। लेकिन मैं आज यहाँ जिम्मेदारी से खड़े होकर कह रही हूँ कि 18 तारीख को सेना का पहला हेलीकॉप्टर उड़ा और 19 तारीख से विधिवत बचाव कार्य शुरू हुआ। लेकिन आप हैरान होंगे, जिस राज्य सरकार की पीठ थपथपा रहे थे रक्षा मंत्री जी, सभापति जी, 29 दिन के बाद 15 जून को 29 दिन के बाद उन्होंने उन 4 जगहों पर अतिरिक्त जिलाधिकारी लगाए जो आपदाग्रस्त थे। ये मेरे पास शासनादेश की प्रतियां हैं। 15 जून को श्री सचिन कुर्वे को गुप्त काशी से केदारनाथ क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी, श्रीधर बाबू अब्दांकी को भटवाड़ी, हर्षिल और गंगोत्री क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी, डॉक्टर वी षणमुगम को गोचर से थराली ग्वालदम क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी और डॉक्टर दीपक रावत को मुनियारी एवं धारचूला क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी। ये चारों शासनादेश 15 जून के मेरे पास हैं। अगर आप अनुमति देंगे या चाहेंगे तो सभा पटल पर रख दूंगी। 29 दिन के बाद चारों जगह पर अतिरिक्त जिलाधिकारी लगाए गए। ये राज्य सरकार का रिस्पॉन्स है। और सभापति जी, 40 दिन के बाद इन क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। 29 दिन के बाद अधिकारी लगे, 40 दिन के बाद उनको आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया और 30 दिन तक शव नहीं निकाले गए। 30 दिन के बाद शव निकाले गए और उन शवों की जो दुर्गति हुई मैं वर्णन नहीं कर सकती, कलेजा मुंह को आता है। सभापति जी, आप जानते हैं लुटेरों की वहां बन आई और लुटेरों ने शवों की उंगलियां काट करके अंगूठियां निकाल दी, मृतक देहों के गहने उतार लिए,
जब दाह संस्कार किया गया तो अधजले शव पड़े रह गए। जिस समय लुटेरे वहां ये कर रहे थे, उस समय पे गृह मंत्री जी आपके जनाब सीएम साहब सर्किट हाउस में खड़े होकर के गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे। वो पुलिस वाले जिनको इलाके में होना चाहिए था लोगों की रक्षा करने के लिए, उन लुटेरों से उन शवों को बचाने के लिए, वो वहां उनको सलामी ठोक रहे थे। और आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कमेंडेबल काम किया। रक्षा मंत्री जी कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम हमने तुरंत बहाल कर दिया था। मैं कहना चाहती हूं अगर कम्युनिकेशन सिस्टम आपने तुरंत बहाल कर दिया होता तो परिजन इतने बेबस और असहाय नहीं होते। जितने लाचार वो पीड़ित थे उससे ज्यादा बेबस और असहाय उनके परिजन थे। अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल हो जाता तो लोग फोन कर सकते थे, एक फोन करके घर के लोगों को बता सकते थे फिक्र मत करना, हम फंसे जरूर हुए हैं मगर जिंदा हैं। लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई फोन नहीं चल रहा था, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, बल्कि परिजनों को गलत खबरें दी जा रही थी। बहुत लोगों को ये कह दिया गया कि तुम्हारे लोग फलां हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वो अपने अपने घरों से देहरादून के हेलीपैड पर पहुंच गए। एक हेलीकॉप्टर उतरता तो देखते, दूसरा उतरता तो देखते, तीसरा उतरता तो देखते, और 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर उतरने के बाद जब उनको परिजन नहीं मिले तो कहा गलत खबर चली गई थी, गलत सूचना दे दी गई थी। आप कहते हैं आपके रक्षा मंत्री essential supplies like food, drinking water, medicines, kerosene oil, blankets, etc. were continuously provided by air dropping as well as land routes. मैं आपको कहना चाहती हूं जेसीबी थी मगर डीजल नहीं था गृह मंत्री जी। बद्रीनाथ मंदिर समिति में रसद थी, वो खाना देना चाहते थे, गैस नहीं थी, गैस खत्म हो गई तो हमने कहा केरोसिन भेज दो, 2 दिन तक केरोसिन नहीं जा सका था। आप कौन सी एसेंशियल सप्लाईज की बात कर रहे हैं? लोगों ने यहां से ट्रक के ट्रक भर के भेजे, लेकिन हेलीपैड पर सामग्री पड़ी रही, लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकी। गुप्त काशी के गोदाम में सामग्री सड़ रही थी, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही थी। अब कौन सी बात करते हैं, कौन सी राज्य सरकार की बात करते हैं? वहां राज्य सरकार या प्रशासन का नामो निशान तक नहीं था। आपने खुद जाकर वहां देखा और कहा कि तालमेल का अभाव है, तो आपने केंद्र से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया और कहा कि ये जाकर के अब तालमेल का काम करेगा। सेना कहती थी हमारे पास कोई राज्य सरकार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है, हमें तो जगहें भी नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है। हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। उस दिन हमको लगा कि शायद अब कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, लोग डर जाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना मैं सलाम करती हूं उन लोगों को। उधर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 20 लोग मरे, 5 क्रू के लोग और 15 दूसरे, 20 लोग मरे, लेकिन माथे पे शिकन डाले बिना दूसरा हेलीकॉप्टर तैयार होकर के कैप्टन चढ़ गए और वापस लोगों को निकालने के लिए लग गए। इसलिए मैंने कहा अगर अभिनंदन का पात्र कोई है तो सेना और एयरफोर्स के लोग हैं, लेकिन राज्य सरकार की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार इतनी नालायक और निकम्मी साबित हुई है कि मैं यहाँ खड़े होकर के कहना चाहती हूँ, यही कारण था कि मैंने राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग की थी। सभापति जी, ये अनहोनी घटना नहीं है जो ऐसे ही घट गई, ये ऐसी घटना है जो रोकी जा सकती थी। मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी थी कि 16 जून से वहां बारिश शुरू होगी। इसरो ने चेतावनी दी थी कि बादल फटेगा और इसलिए पहाड़ की यात्रा मना कर दो। मैं आज कहती हूं, अगर आपने यात्रियों को अलर्ट जारी किया होता, अगर ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड में आपने यात्रियों को कह दिया होता कि आगे आप मत आइए, तो 20,000 जानें बच सकती थी, क्योंकि ऋषिकेश, गौरीकुंड और रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच में 20,000 से ज्यादा लोग थे, जिनमें से एक भी नहीं बचा। उन सारी जिंदगियों को बचाया जा सकता था, लेकिन मेरा आरोप है ना तो इस यात्रा की कोई पूर्व तैयारी थी, ना इस हादसे के बाद कोई संवेदनशीलता थी, और ना बाद में राहत और पुनर्वास की कोई तत्परता थी। मैं कहना चाहूंगी, जो सरकार आज तक मृतक का आंकड़ा नहीं दे सकी, उस सरकार की आप पीठ थपथपाते हैं, उसको आप शाबाशी देते हैं।
सभापति जी, आपदा प्रबंधन मंत्री ने 10 दिन के बाद कहा था कि मरने वालों का आंकड़ा 5000 तक पहुंचेगा। इनके अपने स्पीकर ऊंटवाल ने कहा था नहीं, मरने वालों की संख्या तो 10,000 हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर क्या कहा था? 822 लोग मरे हैं। और रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में क्या कहा? 520 लोग मरे हैं। कहां 5000, कहां 10,000, 822 और आकर के आंकड़ा रुक गया 520 पर। लापता की संख्या आप नहीं बता सके। आपको मालूम नहीं है कि लापता कितने लोग हैं। हमारे यहां कहते हैं सभापति जी, मरे का सबर आ जाता है, लापता का सबर नहीं आता। मरे का जब आदमी दाह संस्कार कर लेता है तो लगता है कि व्यक्ति चला गया, लेकिन लापता के लिए हमेशा आंखें इंतजार करती रहती हैं। वो फिल्म का एक गीत है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। पता नहीं हजारों पत्नियां आज भी अपने पतियों का इंतजार कर रही हैं, हजारों माएं अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं, हजारों बच्चे अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं। शायद किसी दिन दरवाजे की घंटी बजेगी और हम दरवाजा खोलेंगे तो हमें अपने पति खड़ा मिलेगा, अपनी मां खड़ी मिलेगी, अपना बच्चा खड़ा मिलेगा। लापता का आज तक आंकड़ा नहीं दे पाई है। मैं कहना चाहती हूं, क्या सूचना के इस युग में हम सही आंकड़ा भी नहीं दे सकते? गृह मंत्री जी, मैं आपको कहती हूं, केंद्र सरकार की तरफ से अगर आप देश के सारे थानों को एक सर्कुलर भेजें और उसको ये कहें कि आपके थाने के नीचे कितने लोग मरे हैं और कितने लोग लापता हैं, तो एक सही आंकड़ा तो आपके पास आ जाएगा। मैंने अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र का आंकड़ा मंगवाया, मेरे पास आंकड़ा आया। मेरे विदिशा जिले के 23 लोग मरे, मेरे रायसेन जिले के 10 लोग, और मेरे बुधनी में नसरुल्लागंज में 23 लोग मरे, लापता हैं। और अकेले एक गांव के, आप हैरान होंगे, बाएंगौड़ी गांव के एक परिवार के 7 लोग, रिठवाड़ गांव के एक परिवार के 8 लोग, एक परिवार के 8 लोग, एक परिवार के 7 लोग। इसलिए मेरा सुझाव है आपको कि कम से कम इन लोगों का सही आंकड़ा तो मंगवा लीजिए। आप राहत और पुनर्वास कैसे करेंगे? आप यहां बैठे घोषणाएं कर रहे हैं कि हम 3.5 लाख रुपया उनको देंगे, मगर देंगे कैसे जब आपके पास पता नहीं होगा? मैं पुनः दोहराती हूं अपने सुझाव को, केंद्र की तरफ से एक सर्कुलर सारे थानों को भेजिए और उन थानों से लापता और मृतकों की संख्या मंगवाइए, ताकि एक सही आंकड़ा आप लोगों के सामने रख सकें। 520 से लेकर के और 10,000 तक का आंकड़ा आपस में कहीं कोई मेल नहीं खाता है। सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको, उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है। मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अपूज्यम यत्र पूज्यन्ते
पूज्या नाम तु व्यतिक्रम त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां 3 चीजें घटती हैं, अकाल, मौत और भय। ये वहां की पूज्या उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और तीनों चीजें आ गईं। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, ये जो विकास वर्सेस विनाश का प्रश्न है, ये आज मुंह बाए खड़ा है। वहां गंगा जी के ऊपर कितने बांध बन रहे हैं आप जानते हैं। योजना आयोग की चतुर्वेदी समिति ने गंगा, भागीरथी और अलकनंदा पर 70 बांधों की स्वीकृति दी है। 70 बांधों की। आज रेवती रमन जी यहां बैठे नहीं हैं, 2-2 बार चर्चा कराई है इस सदन में उन्होंने। हम सब सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं। सभापति जी, गंगा हमारे लिए साधारण नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए मां है। पता नहीं आप उस दिन थे सेंट्रल हॉल में कि नहीं, मुझे आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ था। इतना हर्षित हुआ था मन, जापान के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हुए जब गंगा जी का नाम लिया था तो गंगा मैया कहा था। वो लोग हमारी भावना की कद्र करते हैं, वो हमारी आस्था की कद्र करते हैं। वो गंगा जी को गंगा मैया कहकर संबोधित करते हैं और हमारे लोग गंगा मैया को सुरंग में डालने की योजना बना रहे हैं। गंगा जी की धारा अविरल बहे, गंगा जी की धारा निर्मल बहे, इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन गंगा जी को जो लोग सुरंग में डालना चाह रहे हैं, उस उत्तराखंड के लोगों को इस तरह की आपदाएं सहनी पड़ रही हैं जिसका शिकार पूरे का पूरा देश बनता है। इसलिए मैं आज यहां खड़ी होकर यह कहना चाहती हूं, धारी देवी को पुनर्स्थापित करने का काम करिए। मैं यहां से मांग करती हूं, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए। जितना मर्जी पैसा उस पर खर्च हो चुका होगा, जो पैसा आपके राहत और पुनर्वास पे खर्च होने वाला है वो उससे कहीं कम होगा। जितना मर्जी पैसा खर्च हो गया हो, मत दिखाइए हमें वो एस्टिमेट्स, मत बताइए कि इतना पैसा खर्च हो गया। अमूल्य जिंदगियां जा रही, खत्म हो रही हैं। पूरे का पूरा उत्तराखंड आज विप्लव की कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, गृह मंत्री जी, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांध निरस्त कर दीजिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए। उत्तराखंड को अगर बचाना है तो राहत और पुनर्वास तो अलग है, लेकिन जब तक धारी देवी का पुनर्वसन नहीं होगा तब तक आपका कोई राहत और पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो सकेगा। सभापति जी, जहां तक पुनर्वसन और राहत के कार्य का सवाल है, हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे भाई सैयद शाहनवाज हुसैन यहाँ से मेंबर थे, भगत सिंह कोश्यारी जी सांसद वहाँ से मेंबर थे और उमा भारती जी उसका नेतृत्व कर रही थी। वो तीनों वहाँ गए थे, एक एक जगह जाकर देख कर आए। जो रिपोर्ट उन्होंने मुझे दी वो बहुत आश्चर्यजनक है। मैं राहत और पुनर्वसन के कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर रही हूँ, एक तात्कालिक कार्य और एक दीर्घकालिक कार्य। मैं आपको कहना चाहती हूँ, गृह मंत्री जी, चौंक जाएंगे आप कि क्या आपने दिया है और क्या वहां पहुंचा है। सभापति जी, वहां की सरकार ने गांवों को विस्थापित करके पुनर्वसन करने के लिए 8,000 करोड़ रुपया और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 5,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपया मांगा है। केंद्र सरकार ने उसके विरुद्ध 1,000 करोड़ की घोषणा की थी और उस 1,000 करोड़ के विरुद्ध 250 करोड़ रिलीज किए आपने, और वो 250 करोड़ पुरानी आपदा जो आई थी उसके बकाया थे, वो 250 उसमें एडजस्ट हो गए हैं। 0 पैसा बचा है आपदा कार्य के लिए। 1 पैसा आज उनके पास आपदा और राहत कार्य करने के लिए नहीं है। इसी तरह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, BRO को आपने 300 करोड़ रुपए रिलीज किए थे। 270 करोड़ रुपए उनके बकाया थे पिछले, वो एडजस्ट करने के बाद मात्र 30 करोड़ रुपए बचे हैं उसके पास। 30 करोड़ रुपए में आप कौन सी सड़कें बना देंगे वहां। तीसरा, खच्चर के लिए 10,000 रुपए केंद्र ने और 15,000 रुपए राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है। खच्चर 70-80 हजार रुपए से कम में नहीं आता। आपके 15,000 लेकर वो क्या करेंगे। एक आदमी भी एक खच्चर
वहां से खरीद नहीं सकेगा। चौथा, वहां का पर्यटन पूरी तरह समाप्त हो गया है सभापति जी, और पर्यटन समाप्ति में वहां के मुख्यमंत्री के बयान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जानते हैं वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है उत्तराखंड की ओर मुंह मत करना, और अगर कोई आए तो अपने जिम्मेदारी पर आए, हम उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते। ऐसा बयान मुख्यमंत्री देते हैं। आप जानते हैं कि आज भी अभी उत्तराखंड में मसूरी, धनौल्टी, आली, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, रामगढ़, हरिद्वार और नैनीताल ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिस पर आपदा का कोई असर नहीं है। इसलिए अगर पर्यटकों को वहां आने दिया जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था बहाल हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना, वैसे ही सुस्त मार का है। वो तो चाहते ही नहीं कि कोई आए। वो कह रहे हैं कोई मुंह मत करना उत्तराखंड की तरफ। वहां का पर्यटन पूरी तरह समाप्त हो गया। आज भी बद्रीनाथ में गृह मंत्री जी 1000 वाहन फंसे हुए हैं, जिसके विरुद्ध उन्होंने ऋण लिया हुआ। उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा है। उस ऋण की माफी की भी मैं आपसे आज अनुरोध करती हूं कि उस ऋण को भी आपको माफ करना। ये सब उस रिपोर्ट में से निकला। होटल, दुकानें खोलने के लिए बैंकों से लोगों ने ऋण ले रखे हैं। उन ऋण की माफी के लिए भी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। और सबसे अधिक किल्लत गैस की है। होटल और दुकानें बंद हो गए। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे तो हम देंगे। मैंने कहा ना, राज्य सरकार तो ऐसी सुस्त मार का है, वो प्रस्ताव ही नहीं भेज रही। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी नहीं, आप गैस देंगे नहीं, तो किस तरीके से वो होटल और दुकान खुलेंगे? राज्य सरकार के प्रस्ताव की अपेक्षा मत करिए। राज्य सरकार को तो बर्खास्त कर दीजिए, अपने नीचे ले लीजिए उत्तराखंड को। सभापति जी, आपदा पीड़ितों की राशि के नाम पर 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला। 1 रुपया भी। ये जितने नाम मैंने अपने यहाँ बताए ना, रायसेन जिले के 10, विदिशा के 23, नसरुल्लागंज के 23, उनको मध्य प्रदेश सरकार ने 2-2 लाख रुपया अपनी तरफ से दिया है। आपने कहा है 3.5 लाख रुपए आप देंगे। उत्तराखंड ने कहा था कि 3.5 वो देंगे। ऐसे 7-7 लाख रुपए उन्हें मिलने थे। अब उत्तराखंड ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार दे और राज्य सरकारें जितना देना है दे। लेकिन केंद्र सरकार, हाँ, तमिलनाडु गवर्नमेंट, that you will speak। राज्य सरकारों ने अपनी अपनी ओर से जो देना था वो दिया है। हमारे यहाँ 2-2 लाख उन्होंने दे दिया। अगर उत्तराखंड सरकार और नहीं देगी तो बकाया भी हम दे देंगे। लेकिन आप 3.5 लाख जो देने वाले हैं, 3.5 कौड़ी भी नहीं दिया आपने अभी तक। 3.5 कौड़ी। और मैंने आपसे कहा ना, आपके पास आंकड़ा ही नहीं है, आप देंगे कहां से? पहले आप आंकड़ा जुटा लीजिए और ये पैसा देना शुरू करिए। वो लोग कहां तक इंतजार करेंगे? 1 पैसा भी आपदा राहत राशि के नाम पर अभी तक आपने दिया नहीं। और एक और बात सभापति जी मैं कहना चाहती हूँ गृह मंत्री जी को, कि ढाबा, खोमचे और चाय की दुकानों का मुआवजा एनडीआरएफ में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर ये दुकानें खत्म हो जाती हैं तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री जी, इन मानकों को बदलवाइए। वहां लोगों ने ढाबे खोल रखे थे, खोमचे थे, चाय की दुकानें थी। अगर ये मानक नहीं बदले जाएंगे तो 1 रुपया भी उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए ये मानकों को भी बदलवाइए। और 10वीं बात, 256 गांव आज भी वहां सड़क मार्ग से वंचित हैं। इसलिए ना खाद्यान्न पहुंच पा रहा है, ना कोई मेडिकल एड पहुंच पा रही है, ना पेयजल पहुंच पा रहा है। इन 256 गांवों की जिनकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, वहां जल्दी से जल्दी सड़क मार्ग बनवा करके उनके साथ कनेक्टिविटी जोड़िए ताकि उनको खाद्यान्न और पेयजल दिया जा सके। इसके साथ में कुछ दीर्घकालिक उपायों की बात कर रही हूँ। गृह मंत्री जी, थोड़े पन्ने मत पलटिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिए। नहीं, इसको बंद कर दीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि दोबारा आपदा ना आए, इसलिए कह रही हूँ। ये दीर्घकालिक जो उपाय हैं ये इसलिए हैं कि ऐसी आपदा दोबारा ना आए। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? एक तो पूरे उत्तराखंड की जीआईएस मैपिंग करवाइए। जीआईएस मैपिंग से आपको ये पता चल जाएगा कहाँ सड़क है, कहाँ हेलीपैड है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ स्कूल है। और ये जीआईएस मैपिंग की सीडी बनवा लीजिए जो हर अधिकारी के पास होनी चाहिए, ताकि कल को खुदा न खास्ता अगर कोई दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो उनको ढूंढेर ना मचानी पड़े।
क्योंकि जो अधिकारी आए थे वहां, जो उस समय भी लगे थे, वो कोई उत्तराखंडी नहीं था। ज्यादातर लोग दक्षिण महाराष्ट्र गुजरात से आए हुए लोग थे। अब उन लोगों को पता भी नहीं था, वो 3-3 महीने पहले लगे थे वहां, उन्हें जगह की भी मालूम नहीं थी। अगर सीडी होगी उनके पास जीआईएस मैपिंग की, तो केवल उसी से वो ये अंदाज लगा लेंगे कि कहाँ स्कूल, कहाँ सड़क, कहाँ हेलीपैड। तो एक तो जीआईएस मैपिंग करवाइए। दूसरा, जब यात्रा शुरू हो तो हर यात्री का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए और उसको एक माइक्रोचिप दीजिए ताकि उसकी लोकेशन का पता लग सके। अगर आपको ढूंढना हो तो माइक्रोचिप से ये पता लग जाए कि उसकी लोकेशन क्या है। तीसरा, आप वहां के सभी गांवों में पक्के हेलीपैड बनवा दीजिए। पता नहीं आपदा कहाँ आती है, कहाँ से जाना पड़ता है। ये जो उसी समय वो लोग हेलीपैड बनाते हैं, ये जो हेलीपैड कच्चा बना था उससे ही एक पहला हेलीकॉप्टर गिरा था। ये जो क्रैश हुआ जिसमें 20 लोग मरे, उससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर गिरा था क्योंकि हेलीपैड कच्चा था। तो सभी गांवों में पक्के हेलीपैड बनवा दीजिए। और एक हर जिलाधिकारी के पास वहां सैटेलाइट फोन्स होने चाहिए। आपने इसमें लिखा सैटेलाइट फोन्स दिए, कब दिए? आपदा के बाद आपने सिंगापुर और हांगकांग से मंगवाए। मैं यही आपसे कह रही हूं कि यात्रा की कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। क्या सैटेलाइट फोन्स इस तरह की यात्रा में उत्तराखंड में नहीं होने चाहिए थे? आपने ऑर्डर दिया, मंगवाए, मंगवाने के बाद दिए। सैटेलाइट फोन्स वहां उपलब्ध रहने चाहिए, वहां सैटेलाइट फोन्स दीजिए। और ऑल वेदर रोड्स बनाइए। देखिए, चाइना 25 किलोमीटर पे लगता है, वहां ऑल वेदर रोड्स हैं। अब ऐसी तकनीक तो है नहीं जो चाइना को मिल सकती और हमें नहीं मिल सकती। आखिरकार अगर इतनी बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया है, इतनी बड़ी आपदा का, उसमें सबसे बड़ी चीज थी नॉन कनेक्टिविटी। हम जा नहीं पा रहे, केवल एयर ड्रॉपिंग कर पा रहे हैं, और वो भी क्योंकि मौसम खराब है तो हेलीकॉप्टर जा नहीं पा रहा। ऑल वेदर रोड्स अगर चाइना ने बनाई है तो वही तकनीक जापान से लीजिए, चाइना से लीजिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी लेकर के ऑल वेदर रोड्स बनाइए। इसलिए अगर ऑल वेदर रोड्स बनी होंगी, हेलीपैड सब गांवों में होंगे, जिलाधिकारियों के पास सैटेलाइट फोन्स होंगे, उनके पास जीआईएस मैपिंग होगी और यात्रियों के पास माइक्रोचिप होगी, तो कभी भी अगर इस तरह की चीज सामने आ जाए तो उसका हम कहीं ज्यादा दुरुस्तगी के साथ सामना कर सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने दीर्घगामी उपाय आपको कहे हैं, ये सारे उपाय आप नोट कर लीजिए और ये उपाय करिए। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आपकी सरकार ने ना तो यात्रा की पूर्व तैयारी की, ना यात्रियों को अलर्ट किया, ना यात्रा के दौरान संवेदनशीलता दिखाई। आपको मालूम है, राज्य सरकार ने कहा था कि 2-2 हजार रुपए हम हर यात्री को देंगे। राजस्थान की एक महिला का इंटरव्यू मैंने देखा, उसने कहा कि अधिकारी यहाँ बेचे हैं, 2000 की जगह 200 रुपए और 500 रुपए दे करके उसके ऊपर हम लोगों से साइन करवा रहे हैं 2000 के। ये जो मैंने कहा था कि राज्य सरकार की अकर्मण्यता और लुटेरों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी, वो इन्हीं चीजों के कारण कहा था कि अगर शवों की उंगलियां काट के अंगूठियां निकाली जाएंगी, अगर मृतक देहों से गहने उतारे जाएंगे, शवों को अधजला छोड़ा जाएगा, तो जिन पराकाष्ठाओं की बात की है मैंने, उन पराकाष्ठाओं को अपने तथ्यों से पुष्ट करने का काम भी किया है मैंने, और सुझाव देने का काम भी किया है। मैं चाहूंगी कि इस चर्चा को अगर सार्थक आपने बनाना है तो इन तमाम चीजों को दर्ज करिए और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जो बात मैंने कही है कि गंगा जी के ऊपर बनने वाले सारे बांध निरस्त करिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए, और मैं धारी देवी के सामने प्रार्थना करते हुए कि मैया, ऐसी आपदा कभी उत्तराखंड में क्या पूरे देश में कहीं किसी को ना झेलनी पड़े, ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप धारी देवी को पुनर्स्थापित कर दीजिए।